आज हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा शुरू से आखिर तक, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल है, सारे सिद्धांत है अधिगम से संबंधित, और अधिगम क्या है, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व, सारा कुछ बताया गया है। तो ये वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम क्या है। आज का टॉपिक अधिगम है, तो सबसे पहले हमें ये तो जान लेना चाहिए कि अधिगम क्या होता है। व्हाट इज़ अ लर्निंग, ठीक है। अगर अधिगम समझ में ना आ रहा हो वर्ड, तो उसका इंग्लिश वर्ड होता है लर्निंग, ठीक है। अधिगम का एक समानता जो अर्थ होता है, वह अर्थ होता है सीखना, ठीक है। सीखना का ही एक दूसरा नाम अधिगम है। तो अधिगम या जो सीखना है, ये एक व्यापक, सतत एवं जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये पूरे जीवन भर चलते रहती है। मनुष्य जीवन के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम का जो कार्य है, मनुष्य जन्म से पहले भी क्या होता है, सीखना प्रारंभ कर देता है। जीवन भर वह कुछ ना कुछ सीखते रहता है। धीरे धीरे वह अपने वातावरण को समायोजित करने का प्रयत्न करता है, या वातावरण में ढलने की कोशिश करता है, या समायोजन के दौरान कुछ अनुभव होते हैं, उन अनुभवों का लाभ उठाता है। उन अनुभवों को लाभ को उठाना ही शिक्षा मनोवैज्ञानिक में इस प्रक्रिया को सीखना या अधिगम माना है। जब व्यक्ति किसी वातावरण में रहता है या अपने अनुभवों के द्वारा कुछ सीखता है और उन अनुभवों से लाभ उठाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में उसे अधिगम कहा गया है, या उसे अधिगम का नाम दिया गया है। जिस व्यक्ति में अगर सीखने की शक्ति जितनी अधिक होगी, उसका जीवन में विकास उतना ही अधिक होता है। यदि किसी व्यक्ति में सीखने की शक्ति थोड़ी सी कम है, तो उस व्यक्ति के जीवन का विकास थोड़ा सा कम होता है, अधिक वाली अगर तुलना करें तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, व्यक्ति में अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाओं में सम्मिलित होती है। सीखना किसी भी एक प्रतिक्रिया या सक्रिय प्रतिक्रिया हम कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया हो कि अधिगम क्या है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहती है, जीवन भर चलते रहती है, और जो आप जीवन में अपने अनुभवों के द्वारा सीखते हो, जो लाभ प्राप्त करते हो अनुभवों से, और उसका प्रयोग प्रयोग कर उससे लाभ प्राप्त करते हो, उसे अधिगम कहा जाता है। तो देखते हैं इसके बाद अधिगम की अनेक वैज्ञानिकों ने, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं, अनेक तो नहीं, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं दी। तो सभी के अनुसार देखते हैं। समटाइम्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जैसे कि एक परिभाषा लिख दी जाती है, ये किस वैज्ञानिक ने दी है, किस मनोवैज्ञानिक ने दी हुई है। तो इसके लिए आपको उनकी परिभाषाएं याद होना चाहिए, तो ध्यान से सुनेंगे आप। जेपी ग्लिफोर्ड ने जो अधिगम की परिभाषा दी है, उनका कहना है कि व्यवहारों के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसे अधिगम कहते हैं। देखिए, व्यवहार के कारण जो व्यवहार हो रहा है, जो वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, उसमें व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसे अधिगम कहेंगे जेपी ग्लिफोर्ड के अनुसार। सेकंड देखते हैं गेट्स के अनुसार, अनुभवों प्रशिक्षणों के द्वारा अपने व्यवहारों में संशोधन कर लेना, व्यवहारों में परिवर्तन कर लेना ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार क्या है, अपने अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के द्वारा अपने व्यवहारों में परिवर्तन का आ जाना ही गेट्स इन्हें अधिगम मानते हैं। स्किनर के अकॉर्डिंग प्रगतिशील व्यवहार की प्रतिक्रिया को ही हम अधिगम कहते हैं। स्किनर के अकॉर्डिंग क्या है, जो आप व्यवहार में लगातार जो बदलाव आते जा रहे हैं, उसे इन्होंने अधिगम का नाम दिया है। क्रो बैंक के अनुसार अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहारों में परिवर्तन के द्वारा व्यक्त होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, ठीक है। कई बार ये पूछा भी गया है, जैसे कि डेफिनेशन लिख दी जाती है, परिभाषा लिख दी जाती है, और आपसे पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिकों के द्वारा ये दी गई है, तो उस समय आपको परिभाषा याद होनी चाहिए ये। तो देखो, सीखना, आदत, ज्ञान या अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं। ई आर हिलगॉट के अनुसार अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई प्रक्रियाओं का जन्म होता है और सामने आई हुई परिस्थितियों के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन आ सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ई आर गिलफोर्ड की, अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कुछ नई प्रक्रियाओं का जन्म होता है, इसमें आई हुई परिस्थितियों में अनुकूल या उसमें उचित परिवर्तन आ जाता है, इस शब्द को अधिगम कहा है। देखिए नेक्स्ट, इसमें फोकस करेंगे।
ठीक है, गार्डनर मार्फी के अनुसार तो अधिगम शब्द वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, तो उसे, ठीक है, गार्डनर मार्फी के अकॉर्डिंग उसे अधिगम कहा गया है। लास्ट देखते हैं हम वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, तो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग अधिगम क्या है। तो चलो देखते हैं। नवीन ज्ञान या नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। देखो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपको कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ है या नई प्रतिक्रियाएं आपसे प्राप्त हुई है, तो इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया होती है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, उसे अधिगम की परिभाषा दिया गया है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। तो आप बहुत फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। हम दूसरों का फ़ायदा करेंगे तभी हमारा फ़ायदा हो पाएगा। ठीक है, तो आप इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। आगे चलते हैं हम। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको अधिगम की विशेषताएं। अधिगम में क्या क्या विशेष होता है या अधिगम की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। देखो अधिगम, आपने अभी इतनी सारी परिभाषा सुने, व्यवहार में परिवर्तन का आना ही अधिगम है। अर्जित व्यवहार की प्राकृतिक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है, एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी अधिगम की एक विशेषता है। अधिगम एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित करने वाली एक प्रक्रिया है। अधिगम का संबंध अनुभवों और नवीन ज्ञान व्यवस्था से होता है। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। अधिगम ये बोल रहे हैं कि अधिगम की एक विशेषता ये भी है कि वो वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। अगर कोई क्रियाशील होगा तो अधिगम ज़्यादा होगा। वातावरण को अगर ज़रूरत होगी तो अधिगम होगा। अगर आपको ऐसा वातावरण में रहना है जहाँ पर आप उसके लिए सुटेबल नहीं हो, तो उसे अधिगम करना होगा आपको और उसके लिए अनुरूप बनना होगा। अधिगम हेतु एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरण है। ये बोल रहे हैं अधिगम की विशेषता ये भी है कि एक परिस्थिति से आप दूसरी परिस्थितियों में जाते हैं, उसका नाम भी हम अधिगम दे सकते हैं। अधिगम समायोजन में सहायक होता है। अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। ठीक है, व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, सिंपल लैंग्वेज में कहे, वह अधिगम है। तो इससे संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इन सिद्धांतों को देखते हैं ध्यान से। तो देखिए, विभिन्न उद्दीपनों के प्रति सीखने वाले एक विशेष अनुक्रिया होती है। देखो क्या होता है, कुछ उद्दीपनों के प्रति सीखने के लिए कुछ विशेष अनुक्रियाएं होती है। इन उद्दीपनों तथा अनुक्रियाओं के सहचर से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उनकी व्याख्या करने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें से कुछ सिद्धांत है जैसे कि थायरनडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, ऐसे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो उद्दीपनों के प्रति सीखने की अनुक्रिया पर आधारित है। तो आप इन सिद्धांतों को बड़े ही गौर से सुनेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप 2 से 3 बार देखें, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा। और प्लीज़ मुझे बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, जिससे मैं एक नया वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो हम फर्स्ट है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। देखो ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी बोला जाता है इसे इंग्लिश में। इसे थायरनडाइक ने दिया था, या थायरनडाइक का इसे सिद्धांत कहते हैं। देखिए इस सिद्धांत आपने कई बार सुना होगा, मेरा एक वीडियो भी है जिसमें लगभग 100 मैंने प्रिंसिपल और उनका जिसने भी प्रिंसिपल दिया हुआ है वो, उनके बारे में मैंने बनाया हूँ। तो उसमें कई बार हम सुनते हैं कि ये ट्रायल और एरर मेथड है, हिंदी में बोले तो प्रश्न और भूल विधि क्या है। तो हम देखते हैं, अरे ये प्रश्न और भूल विधि क्या है, इसको चलो किसने, किस वैज्ञानिक ने दिया, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है प्रश्न और भूल विधि, तो हमें पता चलता है वहाँ पे कि थायरनडाइक ने दिया हुआ है। तो उस समय हमारे मन पे ख्याल आता है कि यार ये भूल और प्रश्न विधि है क्या। तो आज ये जानेंगे आप भूल और प्रश्न विधि क्या है। इसे ट्रायल और एरर मेथड बोलते हैं। इनका कहना है थायरनडाइक का कि किसी भी कार्य को व्यक्ति एकदम से नहीं सीखता, नेचुरली कोई भी नहीं सीखता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति प्रयत्न करते जाता है, कठिनाइयाँ, बहुत सी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सी गलतियाँ होती है, बहुत सी भूल होती है। लगातार वह कोशिश करते रहने से या भूल व गलती कम होते जाती है।
तो इसलिए इस सिद्धांत को प्रश्न या भूल सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, थार्नडाइक ने सिद्धांत दिया है जिसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है, व्यक्ति एकदम से नहीं सीखता है। जब हम किसी काम को करने जाते हैं, पहले तो हमें बहुत सी गलतियां होती है, बहुत सी भूल होती है, और भूलों के बाद हम काफ़ी कुछ सीखते हैं और अपनी भूलों को दिन ब दिन कम करते जाते हैं। और जितनी भूलें कम होगी उतना आप ज़्यादा सीखोगे, और एक समय ऐसा आता है कि आप वो भूल करना बंद कर देते हो। तो इस तरह का जो सिद्धांत है वह है प्रश्न और भूल सिद्धांत। इसे ट्रायल और एरर मेथड सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रयोग के बारे में हम बहुत डिटेल से जानेंगे। तो ये वीडियो का आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ताकि आपको समझ में आ सके। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का परीक्षण भूखी बिल्ली पर किया है। किसमें किया हुआ है? थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का परीक्षण जो है भूखी बिल्ली पर किया है। उसने भूखी बिल्ली को क्या हुआ है, एक पिंजड़े में बंद कर दिया। एक बॉक्स भी बोलते हैं उसे। जो थ्योरी में पजल बॉक्स कहा गया है। क्या कहा गया है? पजल बॉक्स। क्वेश्चन ये हो सकता है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों में किस एनिमल्स का, किस जानवर का यूज़ किया है, तो उसका आंसर होना चाहिए भूखी बिल्ली। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव बनते रहते हैं। जैसे यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रश्न और भूल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, किसने दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है थॉर्नडाइक ने। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट चलते हैं। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत में क्या हुआ है, एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया है। भूखी बिल्ली को क्या हुआ है, पजल बॉक्स या पिंजड़े में बंद कर दिए हैं। पिंजड़े का जो दरवाज़ा था, जो केज था, उसका जो दरवाज़ा था, एक उसका जो हैंडल था खोलने का, जिसे खटके कहते हैं, उसको दबाने पर क्या होता था, वो खुल जाता था। तो उसके बाहर उन्होंने भोजन रख दिया। ऐसा कहते हैं कि भोजन के रूप में उन्होंने मछली का एक टुकड़ा या मछली का एक पीस रख दिया, जिससे जो बिल्ली के लिए वह उद्दीपक का काम करेगा। किसका काम करेगा? बिल्ली के लिए वह उद्दीपक का काम करेगा। भोजन आरंभ में बिल्ली के लिए उद्दीपक का काम करेगा। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही बिल्ली ने भोजन को देखा, उस मछली के टुकड़े को देखा, तो उसने अनेक बार क्या हुआ, बाहर निकलने की कोशिश की। बार बार वह कोशिश करते रही, पर एक बार गलती से उसका पंजा जो है वह जो उसका गेट का हैंडल था उस पर लग गया और दरवाज़ा खुल गया। थाइंडाइक ने देखा और इस प्रयोग को कई बार दोहराया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों बार उसमें दोहराया। अंत में एक ऐसा समय आया कि बिल्ली अपनी भूल से बार बार कुछ सीखती गई और उसे, बिल्ली को पता लग गया कि यही है जो जिससे पिंजड़े का दरवाज़ा खुलता है। वह खटके को दबाने पे ही पिंजड़े का दरवाज़ा खुलेगा। और बिल्ली इससे क्या हुआ, पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई और वह अब बड़ी ही आसानी से उस खटके को दबाकर दरवाज़ा खोलकर भोजन को प्राप्त कर लेती थी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ है? इससे सिद्ध हुआ है कि बिल्ली अपनी बार बार की गलतियों से, हालांकि धोखे से उसका हाथ लग गया था, पर अपनी जो बार बार की गलतियों से उन्होंने सीखा और ऐसा सीखा कि वो उसे अब गलतियाँ करनी ही नहीं पड़ी थी। तो आई होप फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो उसमें मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रिंसिपल दिया हुआ है थॉर्नडाइक ने, जिसके बारे में अभी समझा है आपने, ये कहाँ तक, ये इस सिद्धांत का शैक्षिक में क्या महत्व है? तो मैं बताना चाहूँगा, सिद्धांत बताता है कि सीखने के कार्य को अगर दोहराया जाए तो आप अवश्य ही सीखोगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बताता है, यह सिद्धांत के आधार पर अगर बार बार बालक अभ्यास करता है तो वह अपनी आदतों को सुधार सकता है, अपनी गलतियों को सुधार सकता है, अपनी गलतियों को कम कर सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत के कुछ इस तरह के महत्व हैं। सिद्धांत के आधार पर बालक अगर सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर जोर दिया जाए तो बालक अवश्य ही सीखेगा और बालक अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख सकता है, इस सिद्धांत के द्वारा बताया गया है। तो सेकंड आता है हमारा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, जिसे हम कंडीशनल रिस्पांस इंग्लिश में कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में पावलोव ने किया था। कब किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में पावलोव ने किया था। उसने अनुबंधन क्रिया या कंडीशनल जो रिस्पांस को समझाने के लिए उसमें पावलोव जी ने एक भूखे कुत्ते का प्रयोग किया था, या एक कुत्ते का प्रयोग किया था उन्होंने।
क्या होता था, कुत्ते के मुंह से भोजन को देखकर लार का टपकना एक स्वाभाविक क्रिया थी। ठीक है, जब भी क्या होता था, कुत्ता भोजन को देखता था तो उसके मुंह से लार टपकने लग जाती थी। इससे संबंधित पावलव ने एक प्रयोग किया है जो 1904 में किया है, और ये प्रयोग का नाम क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन कह सकते हैं, या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या कंडीशनल रिस्पॉन्स के नाम से ये सिद्धांत आएगा आपको जब भी एग्जामिनेशन में आएगा। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे भी एमसीक्यूज निकल रहा है कि पावलोव ने जो सिद्धांत दिया हुआ है कंडीशनल रिस्पांस का, ये कब दिया है? तो ये दिया है उन्होंने 1904 में, 1904 में ये पावलोव ने सिद्धांत दिया था जिसका नाम है कंडीशनल रिस्पांस। तो पावलोव ने अपने प्रयोगों में किस एनिमल्स का उपयोग किया है? तो पावलोव ने अपने प्रयोगों में कुत्ते का यानी डॉग्स का प्रयोग किया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद, सॉरी, चलो देखते हैं। पावलोव ने प्रयोगों में कई दिन तक खाने के साथ क्या हुआ था, एक स्वतः चलित मशीन थी जो घंटी को बजाती थी और फिर अपने आप ही कुत्ते को खाना दे देती थी। तो वो मशीन की सहायता से पावलोव ने प्रयोग किए हैं कि कई दिनों तक क्या हुआ, पहले घंटी को बजाया और वो स्वतः स्वतः चलित जो मशीन थी, घंटी बजाने के बाद क्या होती थी, कुत्ते को खाना देती थी। तो ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलते रही, कई दिनों तक दोहराया। घंटी पहले बजती थी, उसके बाद कुत्ते को खाना दिया जाता था उस मशीन के द्वारा जो स्वतः चलित थी, अपने यहाँ सेट थी। तो जैसे ही क्या होता था, कुत्ता खाने को देखता था, घंटी बजती थी, तो एक स्वाभाविक क्रिया हो गई थी उसकी लार का टपकना। ठीक है, जैसे ही भोजन को देखता था तो कुत्ते का क्या हुआ, लार टपकने लग जाता था। तो ये प्रक्रिया कई बार दोहराई गई और एक बार ऐसा किया गया कि घंटी बजाई गई पर कुत्ते को खाना नहीं दिया गया। तब भी कुत्ते ने लार टपकाना स्टार्ट कर दी पर उसे खाना नहीं मिला, सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर। तो इससे ये पाया गया कि कुत्ता स्वाभाविक क्रिया है लार का टपकाना। इस प्रयोगों को दर्शाया जा सकता है। तो ये सिद्धांत का प्रयोग पशुओं में या मनुष्यों के व्यवहारों को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। और अगर हम देखें कि जो कृत्रिम उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो क्या होता है, मिठाई की दुकान देखकर बच्चों के मुंह से लार टपकना, ये क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है जो अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है ये? एक स्वाभाविक क्रिया होती है। आप ट्राई करना, ये आज ही जाइए आप रसगुल्ले की दुकान पर और देखिए, और आप भी अपने प्रयोग स्टार्ट करिए फ्रेंड्स। चलो, मजाक कर रहा था मैं। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। अब हमारा तीसरा सिद्धांत आता है इसमें, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर ने किया है। किसने किया हुआ है ये? B.F. स्किनर ने किया है। इस सिद्धांत का प्रमुख आधार थर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभावों का नियम था। इस नियम के आधार पर अनुक्रिया व्यवहार के बाद जो असंतोष या आनंद की अनुभूति होती है। देखिए, ये नियम को फिर से एक बार देखते हैं। ये नियम कहता है कि जो अनुक्रिया व्यवहार के बाद आपको संतोष की अनुभूति होती है, आपको आनंद होता है, सुख प्राप्त होता है, वह प्राणी उस व्यवहार को बार बार दोहराना चाहता है। परंतु इसके विपरीत ही जिससे उसे असंतोष या दुख प्राप्त होता है, उसे प्राणी व्यवहार को पुनः दोहराना नहीं चाहता है। इस प्रकार के ऐसे व्यवहार को उत्तेजना या अनुकरण अनुक्रिया का बंधन सिद्धांत कम कमज़ोर हो जाता है, या जो आपका एसआर बॉन्ड है वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। इस नियम स्किनर की क्रिया प्रस्तुत या अनुबंधन का आधार है। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल बताना चाहता हूँ। इस सिद्धांत को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। जो स्किनर का अनुबंधन सिद्धांत था, इसके लिए उन्होंने चूहों का प्रयोग किया। ये उन्होंने 1930 में यानी 1930 में सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किया है। उसके लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया था जिसे स्किनर बॉक्स कहते थे। क्या कहते थे उसे? स्किनर बॉक्स के नाम से जानते थे। वो बॉक्स में उन्होंने क्या हुआ, एक छोटा सा मार्ग था, एक छोटा सा रास्ता था जहाँ से वो चूहों को छोड़ते थे, और उसमें एक लीवर लगा हुआ था। जैसे ही वो लीवर दबता था तो ऊपर रखी हुई प्लेट
सॉरी, जो नीचे रखा हुआ कटोरी था उसमें लीवर से ऊपर का गेट खुलता था और वहाँ पे रोटी का टुकड़ा आकर गिर जाता था। तो ये लगातार चलती रही ये प्रोसेस, तो इससे जो एक स्पेसिफिक कंडीशन में किया गया था ताकि उसमें और भी किसी प्रकार का साउंड ना आए। जब भी लीवर दबता था तो उसमें खट सी आवाज़ आती थी, एक खटके जैसी आवाज़ आती थी। तो उस आवाज़ की सहायता से जब जब वह लीवर दबता था तो उन चूहों को क्या होता था, वहाँ पे खाना मिल जाता था। तो इस तरह चूहों ने जो वो खटके को दबाना सीख लिया और भोजन प्राप्त करना सीख लिया। और भोजन प्राप्त करने में उनका सक्रिय रूप इसलिए था क्योंकि वह भूखे थे। तो इसका प्रयोग कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए इसका प्रयोग कहाँ होता है? चलो ये देख लेते हैं हम कि शिक्षा मनोविज्ञान के लिए इसका प्रयोग कहाँ होता है। सॉरी फ्रेंड्स, स्किनर का सिद्धांत के आधार पर पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटने पर बल दिया गया है। ठीक है, इसमें इस सिद्धांत के द्वारा ये बताया गया है कि आप पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे पदों में विभक्त कर लीजिए। इस सिद्धांत के द्वारा ये भी बताया गया है कि इसमें शिक्षक की सहायता करता है। ये सिद्धांत बताता है कि छात्रों को उनके प्रयास और परिणामों का ज्ञान करा दिया जाए तो विद्यार्थी अपने कार्यों में अधिक उन्नति पा सकते हैं। ठीक है, सक्रिय अवमूल्यन का सिद्धांत जो है ये अत्यधिक महत्व देता है पुनर्बलन को। इसके अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे दंड, पुरस्कार, परिणाम या ज्ञान इत्यादि भी इसके स्वरूप हो सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा जो लास्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, वो सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक जर्मनी के एक गेस्टल्टवाद सिद्धांत, मतलब गेस्टल्टवाद एक मनोवैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टल्ट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत से भी जानते हैं। यही एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, गेस्टल्ट वाद सिद्धांत क्या है, वो किसने दिया हुआ है? तो ये किसने दिया हुआ है, ये आपका अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थितियों को मानसिक शक्ति से अच्छी तरीके से समझ या सीख लेता है। इस प्रकार वह अपनी सूझ के कारण करता है। इस संबंध में अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध प्रयोग कॉयलर का है, जो हम देखते हैं यहाँ पे। कॉयलर ने एक भूखे चिंपांजी जिसका नाम सुल्तान था, भूखे चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान था। उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और कमरे की ऊपर वाले छत में कुछ केले टांग देते हैं और उनके कमरे में 3 बड़े बड़े बॉक्स रख दिए जाते हैं। भूखा चिंपांजी बहुत परेशान हो जाता है, उसे भूख लगती है, उसे छत में केलों की स्मेल आती है। तो वो उस केलों को प्राप्त करना चाहता है, उचकता है, कूदता है, भरसक प्रयत्न करता है, पूरी कोशिश करता है उन केलों को प्राप्त करने की, पर वह केले को प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर उसे धीरे धीरे समझ में आता है, वह एक बॉक्स छत के नीचे लगाता है और उसमें चढ़ता है, फिर भी केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह केले को प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर दूसरा बॉक्स उसके ऊपर रखता है, फिर उस पर चढ़ता है, फिर केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है, फिर भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो वह फिर तीसरा बॉक्स दूसरे बॉक्स के ऊपर रख कर चढ़ता है और केले को प्राप्त कर लेता है और अपनी भूख मिटा लेता है। और इससे चिंपांजी काफ़ी कुछ अपनी इन प्रयोगों से सीखता है। तो कॉलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत में उन्होंने चिंपांजी का प्रयोग किया है। इसमें शायद इन्होंने और भी प्रयोग किए हुए हैं, अभी तो शायद मुझे कुछ याद आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। जो इन्होंने एक अन्य प्रयोग भी किया है, चिंपांजी को पिंजरे में बंद कर दिया था और पिंजरे पर ऐसी 2 स्टिक या ऐसी 2 छड़ियाँ रख दी थी जो आसानी से जुड़ जाती थी। तो उसने बाहर केले बांध दिए थे जहाँ पर चिंपांजी की पहुँच से बहुत दूर थे। चिंपांजी ने हाथ फैलाकर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह केले को प्राप्त नहीं कर पाया। पर उसने एक स्टिक से भी लाने की कोशिश की, प्राप्त नहीं हुआ। संयोगवश वह स्टिक एक दूसरे से जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है और चिंपांजी आसानी से केले को प्राप्त कर लेता है। ये परिस्थिति से चिंपांजी काफ़ी कुछ सीख जाता है और वह अपने मस्तिष्क का यूज़ कर केले को प्राप्त कर लेता है। तो शैक्षिक दृष्टि से देखें तो इस सिद्धांत का क्या महत्व है? तो इस सिद्धांत का शैक्षिक दृष्टि से हम देखें तो यह महत्व होगा कि जो कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए।
बालक के बौद्धिक विकास हेतु उनकी अंतर्दृष्टि और सूझबूझ बहुत ही सहायक होती है। इसलिए इस विधि के द्वारा अधिक से अधिक कार्यों को करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना ही इस विधि का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताएं, और आपको कैसा लगा है अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें। अगर आप सीटेट या टीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपको जनरल नॉलेज चाहिए, 1000 जनरल नॉलेज चाहिए इन वन वीडियोस, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। आपको वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ भी हैं और बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस भी है विथ एक्सप्लेनेशन। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।